भारत एक बहुत ही विविधतापूर्ण राष्ट्र है। इस देश में अनेक जातियाँ, संस्कृतियाँ और धर्म हैं। भारत अपने आसपास के देशों, विशेषकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ साझा इतिहास साझा करता है, जो लगभग उसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के स्वतंत्र हुए और पिछले राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध साझा किए। भारत के दक्षिण में स्थित द्वीप राष्ट्र श्रीलंका भारत के कुछ हिस्सों के साथ सांस्कृतिक, जातीय और भाषाई इतिहास साझा करता है। हालांकि श्रीलंका ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया और 1948 में राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया। दोनों देशों के साझा इतिहास और भौगोलिक निकटता को देखते हुए श्रीलंका भारत का हिस्सा क्यों है? भारतीय उपमहाद्वीप का एक लंबा और जटिल इतिहास है। इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक राजनीतिक इतिहास व्यापक है। यह पश्चिमी और पूर्वी संपर्क के लिए एक महत्वपूर्ण चौराहा भी रहा है, जो विश्व इतिहास की कुछ सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की मेजबानी। ऐतिहासिक रूप से श्रीलंका में दो मुख्य समूह सेलेस और तमिल लोग हैं। सेलेस लोग सिंहल बोलते हैं, जो इंडो-अरन भाषा परिवार के सदस्य हैं। तमिल लोग तमिल बोलते हैं, जो द्रविड़ भाषा परिवार के सदस्य हैं। बौद्ध धर्म लगभग 250 ईस्वी पूर्व इस द्वीप पर पहुंचा था। श्रीलंका स्थानीय और विदेशी राजवंशों का मेजबान था। कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल अनारोद, देवरा और पनारुआ थे। मध्यकालीन श्रीलंका की सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति भारत की तरह ही इस क्षेत्र के बाद मौलिक रूप से बदल गई। यूरोपीय व्यापारी और सैनिकों द्वारा अक्सर यहाँ आना शुरू हो गया था। श्रीलंका की राष्ट्रीय भाग्य मूल रूप से औपनिवेशिक काल के दौरान उसके समय से प्रभावित था। यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया। ये साम्राज्य नए आर्थिक रास्ते खोजने के इच्छुक थे और अंततः इस क्षेत्र का अधिकांश भाग कई औपनिवेशिक साम्राज्यों में से एक के नियंत्रण में होगा। 1500 के दशक की शुरुआत से 1815 कैंडी राज्य पर विजय प्राप्त की। 1833 तक द्वीप, जिसे अब ब्रिटिश सेलोन कहा जाता है, ब्रिटिश शासन के अधीन एकजुट हो गया। इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन को समझना महत्वपूर्ण है कि श्रीलंका राष्ट्रीय रूप से भारत से अलग क्यों रहा। एरिक मेयर ने श्रीलंका और भारत के तुलनात्मक इतिहास की कई और उदाहरण सूचीबद्ध किए हैं कि कैसे ब्रिटिश श्रीलंका ब्रिटिश भारत से अलग था। उन्होंने जो मुख्य कारण सूचीबद्ध किए हैं उनमें से कुछ है बौद्ध धर्म का प्रचलन, लंबे समय तक और व्यापक औपनिवेशिक शासन। भारत से अलग औपनिवेशिक प्रशासनिक इतिहास और द्वीप पर राष्ट्रवादी आंदोलन की सीमा और प्रकृति। बौद्ध धर्म को श्रीलंका के पूर्व औपनिवेशिक राजशाही द्वारा समर्थित किया गया था। इसने इसे भारत के ब्राह्मणवाद और इस्लाम के विकास के कारण भारत से अलग कर दिया था। दूसरे दृष्टिकोण से द्वीप पर यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के लंबे समय तक शासन ने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के बाहरी रूप से प्रभावित किया। ब्रिटेन के अधीन श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की एक बागान प्रणाली थी, जहां चाय, कॉफ़ी और रबर जैसे उत्पादों का उत्पादन किया जाता था। ब्रिटिश भारत का राजस्व किसान, कृषि और जलवायु में उतार चढ़ाव पर आधारित था, जबकि ब्रिटेन श्रीलंका का राजस्व इन बागानों पर आधारित था। दोनों देशों की स्वतंत्रता आंदोलन के भाग्य मेरे अनुसार अलग अलग थे। श्रीलंकाई राष्ट्रवादी आंदोलन में भारत से स्वतंत्रता की प्रबल भावनाएं थी। श्रीलंका की स्थिति भी स्पष्ट रूप से इस तथ्य को कारण दिलचस्प थी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था तो ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय अभिजात वर्ग को अधिकार हस्तांतरित कर दिया था। पद्मजा मूर्ति के अनुसार भारत में ब्रिटिश श्रीलंका का एक अलग प्रभाव था, क्योंकि द्वीप मूर्ति का संसाधन उत्पादन युद्ध के प्रयासों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान था। श्रीलंका की स्वतंत्रता को भारत को दिए जाने वाले सामरिक मूल्य से खतरा हो सकता है। द्वीप समुद्री यात्रा, व्यापार या अन्यथा के लिए एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति में स्थित है। ब्रिटिश स्पष्ट रूप से इस तथ्य से अवगत थे और श्रीलंका को भारत की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति के रूप में देखा। कुछ श्रीलंकाई इस रास्ते को अपनी स्वतंत्रता खोने और भारत का हिस्सा बनने की ओर ले जाते हुए देख रहे थे। इसने कथित तौर पर 11 नवंबर 1947 को ब्रिटेन के साथ विशेष रक्षा समझौते के निर्माण को जन्म दिया। मूर्ति के अनुसार कुछ लोग मानते हैं कि श्रीलंकाई लोगों के लिए इस रक्षा समझौते का वास्तविक प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्र की स्वतंत्रता को गति देना था। ब्रिटेन अपनी रणनीतिक महत्व के कारण द्वीप को नियंत्रित करने में रुचि रखता था और श्रीलंका को सैन्य सहायता भी मिलेगी। ब्रिटिश सेना से सुरक्षा और प्रशिक्षण। इस समझौते ने ब्रिटेन को इस क्षेत्र में एक सहयोगी भी दिया, जिसकी उसे अपनी लगातार कमजोर होती स्थिति को देखते हुए जरूरत थी कि यह युद्ध के बाद स्वतंत्रता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। युद्ध के दौरान क्षेत्र में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकरण डगमगाने लगा।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारतीयों के साथ स्वतंत्रता के लिए बातचीत करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा। चर्चिल के बाद नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 1946 में एक स्वतंत्र भारत के निर्माण पर चर्चा करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था, जो क्षेत्र में ब्रिटिश हितों की रक्षा भी करेगा, लेकिन यह विफल रहा। वाइसरॉय लुईस माउंटबेटन ने भारत की स्वतंत्रता की तारीख 1948 से अगस्त 1947 तक स्थानांतरित करने का दृढ़ संकल्प किया और अंततः महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं द्वारा ब्रिटिश शासन के अहिंसक प्रतिरोध सहित कारकों का संयोजन में 1947 में भारत के ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होने का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा श्रीलंकाई समकक्ष पर आक्रमण, हालांकि युद्ध के दौरान श्रीलंका के संविधान को संबोधित करने के लिए कदम उठाए गए थे। ब्रिटेन पूर्ण स्वतंत्रता की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं था। सेलून राज्य परिषद ने श्रीलंका को वास्तव में स्वतंत्र देखने की इच्छा के कारण इस मामले पर चर्चा करने के लिए भेजे गए ब्रिटिश आयोग के साथ आधिकारिक रूप से मिलने से इनकार कर दिया था। वह व्यक्ति जो श्रीलंका का पहला प्रधानमंत्री बन गया, D.S. सेनानायक, उन कई वार्ताओं के पीछे थे जो श्रीलंका के विभाजन की ओर ले गई। स्वतंत्रता और 1948 में इन सभी कारकों को और इतिहास घटनाओं के कारण स्वतंत्रता का एक वास्तविक बन गई। प्राचीन और औपनिवेशिक काल के माध्यम से श्रीलंका के इतिहास की जांच से पता चलता है कि श्रीलंका के पास भारत से अलग होने का ऐतिहासिक कारण है। इसके कई निवासियों की धार्मिक पहचान ने अपने अद्वितीय सांस्कृतिक और भाषाई इतिहास के साथ मिलकर इस क्षेत्र को अपने पड़ोसियों से अलग बना दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, श्रीलंका के औपनिवेशिक इतिहास ने इसे कई अलग अलग तरीके से भारत से अलग कर दिया। द्वीप पर पुर्तगालियों, डच और अंग्रेजों के नियंत्रण था, जिसमें पत्रकार राष्ट्रवाद की और इसके मार्ग पर अधिक प्रभाव था। श्रीलंका के आर्थिक इतिहास पर प्रभाव चाय, कॉफी और रबर जैसी वस्तुओं के उत्पादनों के लिए बागानों का कार्यान्वयन श्रीलंका को अर्थव्यवस्था को भारत की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से अलग करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।